एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, गेट हो, यूजीसी नेट हो या और बार का हो, इसरो हो, किसी भी तरह के टेक्निकल एग्जाम्स अगर कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के हैं तो डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो आपको मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, बस हम सीपीयू शेड्यूलिंग के 5, 6, 7 मैक्सिमम 7 टाइप के एल्गोरिथम पढ़ने हैं। उसमें से आपको 2 मार्क्स अगर स्कोर कर जा रहे हो तो इससे बेहतर क्या है आपके लिए। अगर हम 7 टॉपिक, सिर्फ ओनली 7 टॉपिक कवर करके हमें 2 मार्क्स मिल रहा तो ये हमारे लिए बहुत इजी टास्क है। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल, आपका कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा ख्याल ध्यान रखना है, बाकी बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग। व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? सीपीयू शेड्यूलिंग मींस short term scheduler. What short term scheduler? Short term scheduler is short term scheduler is working of the short term scheduler in process transaction diagram. So many state is there: new state, ready state, and running state. Ready state, running state, run state. Okay, and so 2 more state: wait or block state and termination state. One state is wait or block. Wait or block, waiting state or block state, also called block state, that is termination state. Okay, termination state. Okay, this is the state of process transaction diagram. Process transaction diagram. Okay, this is the state of process transaction diagram. First, only few things you know about process transaction diagram. So first, process transaction diagram, LTS. What is LTS? LTS, sorry, CSTS, short term schedulers. Short term scheduler. Short term scheduler means short at a time, ready state, multiple number of process available. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो क्या करता है, एक प्रोसेस वहां से पिक करता है जो हमारे लोएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायरमेंट जिस प्रोसेस की होगी उस प्रोसेस को पिक करेगा और उस प्रोसेस को डिस्पैच कर देगा टू रनिंग रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। एक प्रोसेस यहाँ से लेगा, उस प्रोसेस को ये डिस्पैच कर देगा रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। दैट इज वर्किंग ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, दैट इज द वर्किंग ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एंड सेकेंड पॉइंट, वेयर रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब मींस प्रोसेस अगर रेडी स्टेट में है मींस वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। मींस जो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन रेडी स्टेट में है मींस वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो गया है, मतलब वो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन सीपीयू शेड्यूलिंग। व्हेन running state to termination state means process completely complete, then go to ready state to running state. Okay, second, first point, process completely complete the execution, then go to running state to termination state. Okay, second, run to wait or block. Any process complete your IO time, process complete IO time, oh sorry, process complete CPU time, then process need to execute IO time, then go to wait or block state, waiting state. Second, third, running to ready state. If CPU scheduling algorithm mod is primitive. Primitive means if like वो एक प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, हाँ, जो हमारा करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उससे लोएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस अगर रिक्वायरमेंट प्रोसेस अगर आ गया तो जो हमारा करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो प्रीएम्प्ट होकर रेडी स्टेट में चला जाएगा। जो हमारा लोएस्ट प्रोसेस अभी अराइव हुआ है रेडी स्टेट में, जिसको लोएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, वो हमारा एग्जीक्यूट डिस्पैच हो जाएगा रेडी टू रनिंग स्टेट। ओके, दैट इज कॉल्ड दिस। सेकेंड पॉइंट, वेट टू रेडी स्टेट मींस प्रोसेस अपना आयु जो टाइम था वो टाइम एग्जीक्यूट कर चुका है तो वो प्रोसेस वेट स्टेट टू रेडी स्टेट में चला जाएगा। एंड सेकेंड, न्यू, थर्ड पॉइंट, न्यू टू रेडी मींस if process present in new state means process under creation, means process अभी creation start हुआ है। अब process new to ready state में जा रहा है means process creation complete हो चुका है तो new to ready state में गया। process present in ready state means process
प्रोसेस जो हमारा है वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए. हाँ, ओके. गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग. This is the goal of CPU scheduling. Goal of CPU scheduling: maximize CPU utilization and throughput of the system. Okay, maximize CPU utilization and throughput of the system. And second goal: minimize average waiting time, average turnaround time, and average response time of the process. Okay, by using different type of CPU scheduling algorithm. Okay, तो next हम लोग देखते हैं process having various different type. How many type of time, what is the time, this, what is arrival time, and what is the execution time, what is the burst time, what is the turnaround time, different type of time. So first, arrival time. What is arrival time? Arrival time is the process when process is arrive onto ready state. Process is arrive onto ready state, that is called arrival time of process. It's also called submission time of process. Okay, and second is the burst time of the process. Burst time of the process also called CPU time. CPU time, someone is called CPU time, someone is called execution time. Okay, कुछ लोग इसको CPU टाइम कहते हैं, कुछ लोग execution टाइम कहते हैं, कुछ लोग burst टाइम कहते हैं, कुछ लोग CPU टाइम, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से आप. मीन्स ये क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. मीन्स उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, डेट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द process. Okay, that is called burst time of the process, that is called CPU time of the process. Completion time means the time when process is completing its total execution time. Means process वो time जहां पे process अपना total execution time complete कर रहा है, that is called execution completion time of the process, and also called the finish time of the process. Okay, that is also called finish time. Someone is called finish time. Okay, both are same. Finish time and completion time both are same. Okay, next, turnaround time. Turnaround time is the difference between completion time of the process minus arrival time of the process. Okay, the completion time of the process minus arrival time of the process, that is called turnaround time. Okay, next, waiting time. What is waiting time? Waiting time is the difference between burst time or turnaround time minus burst time. Difference between turnaround time minus burst time, that is called waiting time. This is the WT means waiting time, TAT means turnaround time, BT means burst time. Okay, response time. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं रिस्पॉन्स टाइम में. रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द प्रोसेस, first response time of the process minus arrival time of the process, that is called response time. Okay, means हमारा जैसे प्रोसेस P1 है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है 0 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द प्रोसेस 0 हो गया, एंड अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, अराइवल टाइम मींस प्रोसेस अराइव एट द टाइम ऑफ 0, then 0, that is called रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द प्रोसेस. ओके, गैंट चार्ट. गैंट चार्ट हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है आपका flow of execution. Means it is the place where all already executed the program to store. It is very useful to calculating a waiting time, completion time, and turnaround time. Okay, and etc. Okay, that is called basic of CPU scheduling, timing, etc. And next should be discussed what is the mode of CPU scheduling. How many type of mode? Two type of mode. First is the preemptive mode, and second is the non-preemptive mode. Preemptive mode means a process run by the clock interrupt. When a timeout occur, it's forcefully switch from ready state to running state to ready state. Okay, that is called running state. एक तरह से ये भी हम बोल सकते हैं कि हमारे जैसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो हमारा करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर कोई लोएस्ट प्रोसेस हमारा अराइव हुआ है, तो करंट प्रोसेस जो हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है उस पर प्रीएम्प्ट हो जाएगा, वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा, और जो हमारा लोएस्ट एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस है वो हमारा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में डिस्पैच हो जाएगा. इसको भी बोल सकते हैं प्रीएम्प्टिव. ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव मींस प्रोसेस, अगर प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो वो अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. 7 type of CPU scheduling algorithm. Okay, this is the 7 type of CPU scheduling algorithm. First is the first come first serve. Second is the SJF. Third is the SRTF, round robin, priority, LRTF, HRRN.
these three, these four, it is the most important, like five star algorithm. Every time in GATE exam, any exam, most of the time SJF, SRTF and round robin, most of the time इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सम टाइम FCFS ये एल्गोरिथम भी पूछे जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो हमारे तीनों हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इन तीनों पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना तो सब है, आना तो सब चाहिए, लेकिन ये जो हमारे तीन है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यही पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ FCFS डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SJF, SRTF, राउंड रॉबिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी, LRTF एंड HRRN। ओके, तो लेट्स स्टार्ट FCFS। FCFS means first come first serve algorithm. Okay, first come first serve CPU scheduling algorithm. First come first serve means is implemented by using queue which serve first come first serve algorithm. First come first serve method means जो पहले अराइव हो रहा है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, मीन्स जो पहले आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स इट। Process is assigned by to the CPU based on order of the request means वही जो पहले अराइव हुआ वही पहले एग्जीक्यूट करेगा। इस पॉइंट का मतलब भी वही है। ठीक है, this is the most important point, these 2 point। So many time is asking only directly what is the mode of FCFS, what is the mode of FCFS, that is non-preemptive। Non-preemptive means process start the execution then it's complete the execution means अगर एक टाइम पे प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो अपना पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा। एंड FCFS बेस्ड ऑन अराइवल टाइम मींस प्रोसेस जैसे जैसे अराइव होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये पॉइंट अभी मैं आपको समझाऊंगा उसके क्वेश्चन के थ्रू। इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर किसी ये मतलब जो हमारे पास है क्वेश्चंस गिवन है उसमें दो प्रोसेस या टू से ज्यादा प्रोसेस के अराइवल टाइम अगर सेम हो गए, मैच हो गए, अराइवल टाइम अगर मैच कर रहे हैं तो उस केस में कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ये लिखा इफ द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेसेस आर मैच देन शेड्यूल द प्रोसेस व्हिच इज द लोएस्ट प्रोसेस आईडी। मींस अगर दो प्रोसेस तीन प्रोसेस जितनी भी प्रोसेस के अराइवल टाइम अगर मैच हो रहे हैं, अगर सेम टाइम पे वो अराइव कर रहा है तो उस केस में हमारा जो लोएस्ट प्रोसेस आईडी है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये हो गया हमारा ये पॉइंट्स। तो ये हमारे ये जो हमारे पॉइंट्स है इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं। अराइवल टाइम, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड if process arrival time match then lowest process attribute id execute first। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विद द अराइवल टाइम, with the arrival time and service time of the process। Service time is also called the brush time of the process and also called CPU time of the process, also called execution time of the process। Okay, and process is P1, P2, P3, P4, P5, arrival time 0, 1, 2, 3, 4 and burst time 2, 3, 8, 4, 5। Okay, to calculate the turnaround time, waiting time, average response time, average turnaround time and average waiting time by using FCFS algorithm। FCFS algorithm means algorithm is based on non-preemptive। Non FCFS is non-preemptive, and mod is non-preemptive and based on arrival time। Execution sequence is based on arrival time means जो प्रोसेस पहले अराइव हुआ वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं प्रोसेस P1। सबसे पहले गैंट चार्ट की फॉर्म में ये बना लेते हैं, ये हमारा हो गया, बना लिया। सबसे पहले हमारा प्रोसेस एट द टाइम 0 पे हमारा प्रोसेस कौन सा आया, ओनली प्रोसेस P1 आया। प्रोसेस P1 आया एट द टाइम 0 पे, तो प्रोसेस P1 पहले एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुआ तो 0 पे प्रोसेस P1 आया था, 0 पे एग्जीक्यूट होगा तो कितना यूनिट टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो मींस पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा तो 2 यूनिट टाइम। तो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो गया 2 यूनिट टाइम। ओके, एंड प्रोसेस P2
टाइम 2 पे प्रोसेस P1 प्रोसेस P1 इज कंप्लीट हो गया, प्रोसेस P2 एंड P3 टाइम 1 एंड 2 प्रोसेस P2 एंड P3 अराइव हुआ है, लेकिन प्रोसेस P2 जो है ये पहले अराइव हुआ है। एट ए टाइम 1 पे प्रोसेस P1 आया है, प्रोसेस P2 आया, तो प्रोसेस P2 पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट फर्स्ट and process P2 execute first and completely. Process P2 execute 3 unit time 3 to 5. Okay. Then at the time of 5 all process are arrived. देखो क्योंकि all process maximum process की अराइवल टाइम 4 है, मीन्स सारे प्रोसेस अराइव हो गए, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये 2 पे हमारा P3 अराइव हुआ है तो P3 पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि P3 हमारा पहले अराइव हुआ है। इन सारे अवेलेबल प्रोसेस में से P3, P4, P5, P2 टाइम 2 पे अराइव हुआ है, तो जो पहले अराइव हुआ वही प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। पहले अराइव प्रोसेस कौन सा हुआ है? P3, तो P3 एग्जीक्यूट हुआ कितने यूनिट टाइम? 8 यूनिट टाइम इसका कंप्लीट, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। 8 एंड 5 13। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P1, P2, P3 कंप्लीट हो गया, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं P1, P2, P3, तो अब P4 एंड P5 अवेलेबल है, सिर्फ P4 एंड P5 एग्जीक्यूशन के लिए रिमेनिंग बचा है। तो P4 हमारा टाइम 3 पे आया है, P4 हमारा टाइम 3 पे आया है, P5 हमारा 4 पे आया है, तो P4 पहले एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये पहले अराइव हुआ है, तो P4 एग्जीक्यूट करेगा। P4 पहले एग्जीक्यूट करेगा, कितना यूनिट टाइम है? 4 यूनिट टाइम, तो 13 और 4 17। ओके, देन P4 भी कंप्लीट हो गया। अब फाइनली एक प्रोसेस हमारे पास बचा, तो P5 एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो P5 एग्जीक्यूट करेगा 522। ओके, एक बार जोड़ लो, सही है। 2 3 5 8 13 17 and 32 22। ओके, तो ये हो गया हमारा गैंट चार्ट, इसको हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट ऑफ द प्रोसेस बाय यूजिंग FCFS एल्गोरिथम। गैंट चार्ट। अब कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीशन टाइम, जैसे कि मैंने बोला, प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट योर एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कहाँ पे हो गया कंप्लीटली? प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ 2 पे। एट द टाइम ऑफ 2 पे प्रोसेस P1 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 2। completion time of process P1 is 2 and process P2 completion time, process P2 complete हुआ 5 पे, process P2 completion time is 5, process P3 13, process P2 का 5 हुआ, process P3 का 13 हुआ and process P4 का 17, process P4 का 17 हो गया and process P5 का 22 हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया आपका जो है प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, ईच प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस, टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, टर्न अराउंड टाइम हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? टर्न अराउंड टाइम है वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम एवरेज। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। ओके, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा? टर्न अराउंड टाइम का भी हमने फार्मूला बताया, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम माइनस अरेबल टाइम, ये टी इज कॉल्ड अरेबल टाइम। ओके, तो डेट इज कॉल्ड अरेबल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हमारा P1 का कितना है? 2 एंड अरेबल टाइम ऑफ प्रोसेस P1 का कितना है? 0, तो 2 माइनस 0 इज 2, तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। ओके, ओ सॉरी, टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 का हमारा कितना है? प्रोसेस P2 का हमारा कंप्लीशन टाइम 5 है, प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम 5 है, तो 5 माइनस 1 इज 4 एंड प्रोसेस P3 का क्या है? 13 एंड 2, 13 माइनस 2 इज 11 एंड प्रोसेस P4 का 13 माइनस 3, प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम 13 एंड अरेबल टाइम 3, 13 माइनस 3 इज 14 एंड प्रोसेस P5 का कंप्लीशन टाइम 22 एंड अरेबल टाइम 4 मींस 22 minus 4 means 18. Okay, and waiting time. वेटिंग टाइम का फार्मूला मैंने क्या बताया था? वेटिंग टाइम इक्वल टू
turnaround time minus burst time of the process. Burst time is this. Burst time is this. Okay, burst time. तो टर्न अराउंड टाइम हमारा प्रोसेस P1 का क्या है 2 एंड बस्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P1 क्या है 2, तो 2 minus 2 is 0. ओके, प्रोसेस P1. प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम 4 एंड P1 का P2 का बस्ट टाइम 3. 4 minus 1 3 is 1. प्रोसेस P3 का 11. TAT टर्न अराउंड टाइम इज 11 and bus time is 8. So 11 minus 8 is 3. And process P4 का turnaround time 14 and bus time is 4. तो 14 minus 4 is 10. And process P5 का turnaround time is 18 and bus time is 5. तो 18 minus 5 is 13. तो ये हमारा हो गया इस प्रोसेस का वेटिंग टाइम, इस प्रोसेस का क्या हो गया हमारा ये टर्न अराउंड टाइम. तो अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम. एवरेज टर्न अराउंड टाइम मीन्स सम ऑफ ऑल. सम कर लो इन सब का, कितना आ गया, सम कितना आ रहा है 2 4 6 7 7 4 11 11 8 19 19 9 1 2 3 and 4 49. Sum total sum divided by number of process. Total sum divided by number of process. Number of process is 5. Means 9.5 yes 9.8 and average waiting time, average turnaround time. Okay, and average waiting time is first total sum 1 3 4 plus 10 14 plus 13 27 divided by total number of process 27. Okay, this is 27 total sum divided by number of process. Number of process is 5. 27 means 5.2 means 5.4. yes, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा. ओके, तो ये हो गया टोटल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चंस का आंसर. ये हो गया हमारा 5.4 एंड 9.8. ये हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम. एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज दिस एंड एवरेज वेटिंग टाइम इज दिस. ओके, 5.4. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंप्लीट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास. कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विद द अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम. अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम गिवन है हमारे पास. 6 process and this is the arrival time, this is the bus time. Calculate turnaround time, waiting time, average turnaround time and average waiting time of using EFCFS algorithm. Okay, then check करते हैं हम लोग एट ए टाइम 0 पे कौन कौन से प्रोसेस अराइव है हमारे पास. एट ए टाइम 0 पे कोई प्रोसेस नहीं अराइव है. इसमें हम लोग देखते हैं अराइवल टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं अराइव हो रहा है. देन नेक्स्ट पहला प्रोसेस जो हमारा अराइव हो रहा है वो टाइम 2 पे अराइव हो रहा है. मींस 0 and 1 पे कोई प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में नहीं है. मींस सीपीयू 0 से 2 यूनिट तक सीपीयू हमारा आइडियल रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल स्टेट. ओके, 0 से 2 तक सीपीयू हमारा आइडियल स्टेट है क्योंकि कोई भी प्रोसेस उस टाइम पे हमारा रेडी स्टेट में नहीं है. तो सीपीयू हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कुछ, तो वो आइडियल स्टेट में है. मींस 2 यूनिट टाइम सीपीयू आइडियल स्टेट में. ओके, आफ्टर दैट प्रोसेस P4 अराइव हुआ. अराइव प्रोसेस P4 एट टाइम 2 मींस प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट. प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट हाउ मच टाइम, 3 यूनिट टाइम. देन 3 plus 2 is 5. ओके, प्रोसेस P4 is complete. ओके, at time 5 process P6 and P1 is arrived. Process P6 process P6 and P1 is arrived, but
both process arrival time is same, both process arrival time is same। मैंने अभी प्रीवियस इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट बोला था, अगर दो प्रोसेस के, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के अरेबल टाइम्स मैच हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के अरेबल टाइम सेम है, तो उस केस में हमारा लोएस्ट प्रोसेस एट्रीब्यूट आईडी जो है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में प्रोसेस P1 एंड P6 दोनों के अरेबल टाइम सेम है, तो लोएस्ट प्रोसेस एट्रीब्यूट आईडी हमारा क्या है, प्रोसेस P1। तो प्रोसेस P1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट किया, कितना यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम, देन प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट। ओके, at a time 6 only process P6 is available। ओके, क्योंकि प्रोसेस P2 9 पे आ रहा है, P3 12 पे आ रहा है, P5 15 पे आ रहा है, तो प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट, P6 एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीटली। प्रोसेस P6 एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस P6 एग्जीक्यूट किया, कितने यूनिट टाइम, 2 यूनिट टाइम, 6 + 2 8 8। ओके, प्रोसेस P6 इज कंप्लीट। देन एट ए टाइम 8 कोई प्रोसेस अराइव हुआ नहीं, डज नॉट अराइव एनी प्रोसेस बिकॉज प्रोसेस P2 अराइव 9, प्रोसेस P3 अराइव एट द टाइम ऑफ 12, प्रोसेस P4 अराइव एट द टाइम ऑफ 15। के मींस CPU 1 यूनिट टाइम अगेन आइडियल जाएगा। ओके, CPU अगेन आइडियल हो गया, उसके बाद 1 यूनिट टाइम। देन इस केस में उसके बाद प्रोसेस हमारा क्या हुआ, P2 क्या हुआ, अराइव हो गया। प्रोसेस P2 सिर्फ अराइव है एट टाइम 9 पे, एट टाइम अराइवल टाइम 9 पे प्रोसेस P2 अराइव है, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट किया कंप्लीटली, कितना यूनिट टाइम है, 9 यूनिट टाइम, तो 9 + 9 इज 18। प्रोसेस P2 कंप्लीट हो गया। 18 पे हमारा प्रोसेस P3 भी अराइव है, प्रोसेस P3 भी अराइव है, एंड प्रोसेस P5 भी अराइव है, बट प्रोसेस P3 जो है हमारा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसका अराइवल टाइम जो है लोएस्ट है, ये पहले अराइव हुआ है। एंड प्रोसेस P3 जो हमारा 12 पे अराइव हुआ, लेकिन प्रोसेस P4 जो हमारा है ये 15 पे अराइव हुआ, तो हमारा प्रोसेस P3 प्रोसेस P5 जो हमारा 15 पे अराइव हुआ, तो हमारा प्रोसेस P3 पहले एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट फर्स्ट। ओके, प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट कर गया। प्रोसेस P3 कितने यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 8 यूनिट टाइम, तो 28 + 8 18 + 8 26। देन प्रोसेस P3 भी कंप्लीट हो गया, देन अब ओनली प्रोसेस P5 बचा है, प्रोसेस P5 एग्जीक्यूट हो गया। प्रोसेस P5 एग्जीक्यूट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 26 + 12 38। ओके, ये हो गया हमारा गैंट चार्ट ऑफ द प्रोसेस, गैंट चार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें आप लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आइडियल केस, पहला आइडियल, दो न्यू लॉजिक इसमें यूज हुआ है, आइडियल। सेकंड, अगर सेम अराइवल टाइम, टू प्रोसेस मोर देन वन प्रोसेस सेम अराइवल टाइम, सेम अराइवल टाइम, टू न्यू कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। आइडियल मीन्स अगर कोई प्रोसेस अराइव नहीं है तो उस टाइम पे CPU आइडियल होगा, एंड सेम मीन्स टू प्रोसेस के अरेबल टाइम, टू एंड मोर देन टू प्रोसेस के अरेबल टाइम सेम है, तो उस केस में लोएस्ट प्रोसेस एट्रीब्यूट आईडी एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट। लोएस्ट प्रोसेस एट्रीब्यूट आईडी ओके, एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस। कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस क्या है, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम हमारा क्या है, 6। प्रोसेस P1 कंप्लीट कर रहा है 6 पे। प्रोसेस P2 हमारा, प्रोसेस P1 कंप्लीट किया 6 पे, प्रोसेस P2 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 18 पे कंप्लीट हो रहा है। प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्या हो गया, 18। प्रोसेस P3 हमारा कंप्लीट हो रहा है 26 पे। ये हो गया हमारा प्रोसेस P3 कंप्लीट हुआ 26 पे। एंड प्रोसेस P4 हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस P4 हमारा कंप्लीट हुआ 5 पे। प्रोसेस P4 हमारा कंप्लीट हुआ 5 पे। एंड प्रोसेस P5 हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ, 38 पे कंप्लीट हुआ। प्रोसेस P5 हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ, 38 पे। एंड प्रोसेस P6 जो है हमारा कंप्लीट हुआ 8 पे। प्रोसेस P6 जो हमारा कंप्लीट हुआ 8 पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस, 6, 18, 26, 5
38 and 8। अब देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अरेबल टाइम। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो टर्न अराउंड टाइम का कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 कितना है? 6। अरेबल टाइम कितना है? 3। तो 6 माइनस 3 इज 3। प्रोसेस P2 का 18 माइनस 9 इज 9। प्रोसेस P3 का 26 माइनस 12 मीन्स 14। ओके। प्रोसेस P4 का 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मीन्स 3। एंड प्रोसेस P4 का 38 माइनस 15, 15, 15 मीन्स 23। एंड प्रोसेस P5 6 का 8 माइनस 3 मीन्स 5। ओके, ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब देखते हैं वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस क्या होता है। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 क्या होगा? वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1, वेटिंग टाइम ऑफ फार्मूला क्या होता है? वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 is 3 and bus time of the process P1 is 1 means 3 minus 1 is 2. Okay. Second, process P2 का turn around time 9 and bus time is 9. 9 minus 9 is 0. Process P3 14 minus 8 means 6. Process P4 3 minus 3 0. And process P5 23 minus 12 means 11. And process P6 means 5 minus 3 is 5 minus 2 is 3. Then turn around waiting time is of the process is this. Okay. Then अब हमें क्या करना है? Average turn around time, average TAT. Okay. Average turn around time is total sum. Total sum करो, इसका क्या होगा? Total sum of this number. Total sum of this 3 plus 9 12 plus 4 16 plus 3 3 19 plus 3 22 plus 5 27 7 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 means 57. Okay. And this is the sum of this 2 6 8 11 2 6 8 11 19 plus 3 19 plus 3 22. Average waiting, average turnaround time means total sum means 57 divided by 5 means 9 point, sorry 6 process, total 6 process 9.50 is the turnaround time. Okay. And average waiting time, average waiting time, average waiting time equal to total sum is 22, 22 divided by 6, 22 divided by 6, 6 means 3.66. That is the average waiting time and that is the average turnaround time. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमारे दो न्यू टेक्निक, दो लॉजिक यूज हुआ है। फर्स्ट हमारा तो FCFS का हम फॉलो करेंगे। सेकंड आइडियल, अगर हमारा तो कोई प्रोसेस एट ए टाइम 0 पे अराइव नहीं था तो यहाँ पे 2 यूनिट टाइम जो है हमारा क्या चला? आइडियल, CPU आइडियल हुआ। ये जो आइडियल केस है एट ए टाइम पे 0 पे कोई प्रोसेस नहीं अराइव था तो ये हमारा आइडियल हुआ, क्योंकि प्रोसेस पहला प्रोसेस जो हमारा अराइव हो रहा है वो 2 पे अराइव हो रहा है। सेकंड केस आइडियल क्यों हुआ? क्योंकि P4 P1 एंड P6 एग्जीक्यूट करने के बाद 8 यूनिट टाइम टोटल एग्जीक्यूशन टाइम हुआ, तो उस पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं था, तो इसलिए 1 यूनिट टाइम यहाँ पे हमारा आइडियल हुआ। ओके। दूसरा के हमारा क्या लगा लॉजिक? अगर किसी प्रोसेस का अरेबल टाइम सेम है तो वो का लोएस्ट एट्रीब्यूट आईडी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके। तो ये हो गया हमारा FCFS के 3 लॉजिक के कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिया। अब आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।